अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपको आज दो जो बड़ी खबरें देंगे। एक तो मरहूम जो अरशद शीफ साहब हैं, उनका जो अब बातें सामने आ रही हैं कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उनके नाखून उखाड़े गए, उनके गोली लगी हुई है, उनकी उंगलियां टूटी हुई हैं। हम आपको इसके ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। हम आपको बताएंगे कि अरशद शीफ साहब के नाखून किसने उतारे, हम आपको ये एग्जैक्ट बताएंगे और ये बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। और इसके अलावा इन तशद्दुद की हम तफसीलात पर आपको बताएंगे। जो कीनिया में अब चीज़ें ओपन होकर सामने आ रही हैं, वहाँ पर क्या वकार और खुरम के बारे में कुछ हम आपको एक्सक्लूसिव मालूमात बताएंगे कि उनके पेंट हाउस में क्या चीज़ें तहकीकाती हुकाम ने देखी। हम आपको ज़रा ये कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आज देंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, क्या बातचीत हो रही है, किस तरफ मामला आगे बढ़ रहा है, आर्मी चीफ की रेस में क्या क्लैरिटी आई है, एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट, और क्या बैनुल अक़वामी प्लेयर्स भी इस सब को देख रहे हैं इस नज़र से। तो उस पर जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव मालूमात लाए हैं, उसमें एक तो सबसे पहले चलिए हम अरशद शीफ साहब वाले मामले, लेकिन उससे पहले एक हम माजरत करना चाहेंगे। कल हमारे पास काफ़ी लोग, हमारे दोस्तों ने बताया कि और व्यूवर्स ने भी मैसेजेस किए कि 4 मिनट के बाद तकरीबन हमारी कल की कहीं ऑडियो चली गई थी। हमें नहीं पता, शायद माइक की चार्जिंग ख़त्म होगी, हमें नहीं आइडिया उसका। तो इसके लिए माजरत ख़्वाह हैं। कल के उस वीलॉग में जो आपको नहीं मुकम्मल वो दुरुस्त तरीके से मिल सका। तो अब ज़रा अरशद शीफ साहब के टॉपिक पर आ जाएँ। अरशद शीफ साहब के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की बात हो रही है। तस्वीर कामरान शाहिद साहब ने चलाई, और अब जो पिम्स हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है यहाँ पर, जो कि दूसरा पोस्टमार्टम था, उनका पहला पोस्टमार्टम कीनिया में हुआ था, तो वो भी अब कह रहे हैं कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। उन्होंने हमने देखा वो इंडिपेंडेंट अखबार की कुर्रतुल-ऐन शराजी साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, लेकिन उन्होंने बड़ी तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लीक हुई है, क्योंकि जो लीक हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो 2 पेजेस की थी और उसमें तशद्दुद का जिक्र नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो 2 सफ़ों की नहीं है, 5 सफ़ों की असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें तशद्दुद का जिक्र है, 12 निशानात पाए गए हैं। नाखून पर जो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे, उस पर इन डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शीफ साहब के नाखून कैसे उतरे और कहाँ पर उतरे। तो वो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे। हमारे पास दस्तावेजात हैं कि अरशद शीफ साहब के नाखून कहाँ पर हैं और किसने उतारे। तो बहरहाल, लेकिन इस सब में जो तहकीकात हैं वो वाज़े तौर पे इस्टेब्लिश कर रही हैं कि अरशद शीफ साहब को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया और ये बहुत जालमाना फेल किया गया है अरशद शीफ साहब को कत्ल करने का। अरशद शीफ साहब भी इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, उनकी वालदा इंसाफ डिज़र्व करती हैं, उनके बच्चे, उनकी अहलिया जो हैं वो, उन बच्चों की माँ, वो भी इंसाफ डिज़र्व करती हैं। और ये बात याद रखिए, इस रियासत में हमारी अदलिया, हमारी फ़ौज, हमारी हुक्मरान अशराफिया जिस वक्त हुकूमत में है, ये वज़रा और वज़ीर आज़म, अगर इन्होंने अरशद शीफ साहब के कातलों को पकड़ कर बेनकाब ना किया तो याद रखिए रोज़े महशर अरशद शीफ साहब की वालदा का हाथ होगा और आप लोगों का गिरबान होगा। और अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को दोज़ख की आग में जलाएंगे अगर आप लोगों ने उनकी वालदा को इंसाफ ना दिया। आज वो बूढ़ी 80 साल के करीब की उनकी वालदा है, आप लोग उनको इंसाफ अगर ना दे सके तो। अब हमको बताते हैं कि ये किस तरह से ये कत्ल के जो चीज़ें फैक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक तो जो अरशद शीफ साहब को जिस गाड़ी का कहा जा रहा है कि जी वो गाड़ी चोरी हुई, तो उसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी में यहाँ पे शहीद कर दिया गया पुलिस हुकाम ने, गलतफहमी की बुनियाद पे। हम आपको दिखा रहे हैं दोनों गाड़ियाँ, जिस गाड़ी में अरशद शीफ साहब सफ़र कर रहे थे वो, और जो गाड़ी मुबैना तौर पर चोरी हुई, दोनों गाड़ियों की साख्त में बहुत फ़र्क है। एक तो तरह कि वो भी एक लैंड क्रूज़र थी, अरशद शीफ साहब भी लैंड क्रूज़र में थे, और दोनों वाइट कलर की थी, तो पता नहीं चला उन्होंने इस गाड़ी पर गोली चला दी। ऐसा नहीं है, वो लैंड क्रूज़र नहीं है, वो तो गाड़ी कोई और है, वो हाईएस्ट टाइप गाड़ी है, जबकि अरशद शीफ साहब लैंड क्रूज़र में थे। फिर दूसरी चीज़, वो गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, वो बेटा अपने बाप से नाराज होकर गाड़ी लेकर अपनी मां के पास चला गया था।
और उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वो जितनी देर गाड़ी की तलाश जारी रही, पुलिस को पता था गाड़ी कहां जा रही है, क्योंकि पुलिस ट्रैकर से देख रही थी गाड़ी कहां पर जा रही है। और वो गाड़ी जहां पर अरशद शीर साहब का कत्ल किया गया, वो मुबैना गलतफहमी के मुकाबले बुनियाद पर जहां पर गोली चली, वहां से 100 किलोमीटर दूसरी तरफ थी। यानी कि अगर अरशद शीर साहब शुमाल की तरफ थे तो वो गाड़ी जनूब की तरफ थी। तो कोई था भी नहीं कि वो गाड़ी भी उसी तरफ जा रही थी जहां पर अरशद शीर साहब जा रहे थे, तो इसलिए नाका लग गया। तो वो तो नाका लग ही नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस को तो पता था गाड़ी कहीं और है, इस जगह पे क्यों उन्होंने नाका लगाना था। फिर एक और सबसे बड़ी बात, जिस गाड़ी में वो लड़का था जो मुबैना तौर पर चोरी हुई थी, वो गाड़ी 9:30 बजे मिल गई थी। अरशद शीर साहब को 10 बजे गोली मारी गई। वो मुबैना पुलिस मुकाबला 10 बजे हुआ, यानी कि आधा घंटा बाद आप जब गाड़ी बरामद होगी, अरशद शीर साहब को कत्ल कर मिस्टेकन आइडेंटिटी है। फिर एक और बात कि वो जो खुर्रम अहमद है, वो वहां पर जिस फार्म हाउस पे फायरिंग रेंज पर अरशद शीर साहब को लेके गया हुआ था 2 दिन से, वहां से वो जब भी वापस निकलता है, वो जिस रास्ते से जाता है, वो उसकी बजाय उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जो कि लंबा रास्ता था शहर की तरफ जाने के लिए। जबकि आप रात के 10 बजे निकलेंगे तो आप तो चाहेंगे कि शॉर्टेस्ट रास्ता इख्तियार करूं ताकि जल्द से जल्द शहर पहुंच सकूं। आप क्यों लंबा रूट लेंगे रात गए अंधेरे में और कच्चे रास्ते से? इसका मतलब है आप किसी मिशन पर थे। और फिर आप देखिए कि एक और जो अब इंकशाफ हो रहा है, वो ये है कि अरशद शीर साहब कि ये जो मेज़बान थे 2 भाई, खुर्रम अहमद और वकार अहमद, ये खुर्रम अहमद कत्ल के फौरी बाद पाकिस्तान आया है और ये अपने बाप को पाकिस्तान से ट्रैवल करवा के बाहर ले गया ताकि इनकी फैमिली का कोई बंदा यहां पर हाथ ना लग सके। ये भी एक बड़ा इंकशाफ है। और फिर इसके बाद आप देखिए, जब तफ्तीशी हुकाम पाकिस्तान से भी तहकीकात करने गए थे और वहाँ के भी कुछ लोग थे, वो जब इनके उस पेंट हाउस पहुंचे, उस बिल्डिंग में, उस पेंट हाउस के नीचे ये खुर्रम अहमद और वकार अहमद रहते थे, ऊपर पेंट हाउस में अरशद शीर रहते थे। तो उसमें अरशद शीर साहब के रूम से और वॉशरूम से कुछ ऐसे चीज़ें मिली जिनको देखकर जब तहकीकाती हुकाम ने सवाल किए कि ये किसकी हैं, तो वो वकार अहमद ने अपनी फैमिली की चीज़ें बताई कि ये मेरे फैमिली के एक मेंबर की, हम किसी वजह से नहीं बता रहे कि वो उनकी वो चीज़ें हैं, वो अरशद शीर साहब के अपार्टमेंट में क्या कर रही थी वो चीज़ें। फिर आप देखिए कि एक और जो चीज़ जो अब बात हो रही है, मसला यह है कि अरशद शीर साहब तो बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनकी वालदा इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन यहां पर हर कोई अपने सियासी फायदे के लिए अरशद शीर साहब की लाश को नोच रहा है। इस्टेब्लिशमेंट एयरवे पर इल्ज़ाम लगा रही है, एयरवे के मालकान सलमान इकबाल, और कि वो उन लोगों का किरदार देखा जाए खुर्रम अहमद, क्योंकि उनके कनेक्शन से थे खुर्रम अहमद और वकार अहमद। जो इमरान खान साहब है वो ISI पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो हुकूमत है वो PTI पर इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने किया है। अब यार, इसीलिए हम अदलिया मौजूद से गुजारिश करेंगे कि वो अब सो मोटो ले ले नोटिस। अरशद शीर साहब की वालदा रिक्वेस्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको खत लिख दिया, क्यों आप डिले कर रहे हैं इस चीज़ को? फिर आप देखिए कि अब वो जो तस्वीर का लीक करना है, इसके पीछे भी सियासी मुकासद है, इस कत्ल की स्टोरी को ट्विस्ट देने के। अब वो कहा गया कि वो नाखून अरशद शीर साहब को उतारे गए थे, उनको इतना तशद्दुद का निशान बनाया गया। अब हम आपको कीनियन हुकाम से जो हमने हासिल की है, जो एक्सक्लूसिव हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, अब स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, वहां पर जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कीनियन डॉक्टर्स ने फोरेंसिक के लिए और उसके लिए अरशद शीर साहब के नाखून उतारे। वो कोई तशद्दुद में नहीं उतरे हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि अरशद शीर साहब के जिस्म पर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन नाखूनों का उस तशद्दुद से ताल्लुक नहीं है। दूसरी जो 2 झूठी खबरें दी गई अरशद शीर साहब के बारे में, कत्ल के बारे में, कहा गया कि अरशद शीर साहब को 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया कत्ल से पहले।
देखिए, एक तो अरशद शरीफ वहां से निकले ही 8 बजे थे उस मुबीना फार्म हाउस से, लेकिन अगर चले कह लें फार्म हाउस में भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बाहर बनाया गया, ये नहीं इस्टेब्लिश हो सकता। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमने कुछ डॉक्टर से बात की है, ये बड़ी मज़का किस बातें हमारे मीडिया पर सहाफ़ी चला रहे हैं, खुदारा आप मेडिकल एक्सपर्ट मत बनिए। जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो ये तो बता सकती है कि इस बंदे पर तशद्दुद हुआ है, वो ये नहीं बता सकती कि इस पर कितने घंटे तशद्दुद हुआ है। ठीक है। फिर दूसरी एक खबर चलाएगी कि जी अरशद शरीफ साहब को क्लोज रेंज से गोली उनके मारी गई है, 12 से 35 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर से वो गोली चली है। अगेन डॉक्टर्स बताते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो गोली की रेंज का तयन नहीं कर सकती कि कितने फासले से इसको गोली लगी थी। वो सिर्फ ये बता सकती है कि गोली जिस्म के इस हिस्से से घुसी, जो घुसी उसने कितना बड़ा सुराख किया, दूसरी तरफ से निकली कि नहीं, जिस्म के अंदर रह गई तो किस हिस्से में रह गई, वो सिर्फ इतना बताती है। और क्या वो गोली जो थी उससे होने वाली ब्लीडिंग की वजह से इस शख्स की मौत हुई या नहीं, वो सिर्फ इतना बता सकती है, वो रेंज नहीं बता सकती। रेंज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये अगर लगी हुई गोली है, ये इस एंगल से आई होगी तो ये इतने फासले से चली होगी और यूं लगी होगी, और क्योंकि इसने इतना सुराख किया और ये इतनी जगह तक गोली पहुंची है तो इसका मतलब है ये फासला इतना बनता है। वो भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बना सकती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कर सकती, फोरेंसिक एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्टों में से चलाई जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्टैब्लिश हो गया कि गोली इतने करीब से लगी है। खुदारा वो दुनिया से चले गए, उनकी लाश के साथ खेलिए मत, उनकी लाश को इंसाफ दीजिए। फिर अब आ रही है आगे, हम आपको जो एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल आईएसपीआर ने मिलाकर अनाउंस किया कि आर्मी चीफ जनरल कुलदीप बाजवा ने 2 कोर्स के विजिट किए हैं और वो उनके अलविदाई विजिट हैं। तो ये पहले ऐलान कर देते कि वो अलविदाई विजिट कर रहे हैं, इतनी एम्बिग्यूटी क्यों रखी, क्यों कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज ना आई। एनीवे, अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब खुद आज डाउन की स्टोरी भी तस्दीक कर रही है, जो हमने परसों खबर दी थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को ऑप्शंस दिए गए हैं। अनीक नाजी साहब की स्टोरी थी जो हमने आपको बताई, तो वो उसके हमने मजीद भी उसमें कुछ डिटेल्स बताई। तो वो स्टोरी की आज डाउन ने भी तस्दीक किया कि नून लीग के हुकाम तस्दीक कर रहे हैं कि 2 चीज़ों का प्रेशर सर्टन क्वार्टर्स से, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। एक आर्मी चीफ की तैनाती के मसले के ऊपर, और दूसरा अगले इंतखाबात के ऊपर। तो यही हमारी स्टोरी थी परसों की कि ये कहा जा रहा है कि जी आर्मी चीफ जनरल कुलदीप बाजवा को तो सीज जाए और इतनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ थे, मियाँ नवाज शरीफ थे, मरीम नवाज साहबा थी, हुसैन नवाज साहब थे, हसन नवाज साहब थे और सलमान शहबाज साहब थे। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लैरिटी दी है कि आप कोई दबाव नहीं लेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है आप इंतखाबात अपने वक्त पर करवाएंगे, ये इमरान खान की डिक्टेशन नहीं चलेगी, इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने क्लैरिटी दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वो ये है कि आर्मी चीफ आप कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, नया तैनात करेंगे और आप ही चुनेंगे, जाके इत्तेहादियों से एतमाद में ले लें। और तीसरा यह है कि उसमें फिर जो कैंडिडेट्स जो आर्मी चीफ की रेस में हैं उनके नामों पर भी गौर हुआ। उसमें हम आपको बता दें कि उसमें कई बैनुल अक़वामी फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इस दौरे का भी उससे ताल्लुक है। जो लास्ट टाइम मियाँ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, वहाँ पर जो मुलाकातें हुई, जो गुफ्तगू हुई, जो भी लास्ट, उसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला भी ज़ेरे गौर आया। और उसमें ज़राए बताते हैं कि सऊदी ने भी एक तो नई अपॉइंटमेंट को एंडोर्स किया और दूसरा उन्होंने भी कुछ उम्मीदवारों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि हम समझते हैं कि ये उम्मीदवार, यानी कि सऊदी की भी अब जाहिर बात है माशी तौर पर इतने वीक हो गए हैं तो
फिर बैनुल अक़वामी प्लेयर्स फिर रोल तो प्ले करेंगे, उनकी भी इनपुट थी। इसके अलावा जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो चाइना गए, अगर आपने वो 43 पॉइंट्स की प्रेस रिलीज पढ़ी हो तो उसमें सिक्योरिटी का काफ़ी जिक्र किया गया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें मुल्क को, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी कंसर्न है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो कि दोबारा बढ़ रही है, टीटीपी वालों के हमले बढ़ रहे हैं, वो दोबारा दंदना रहे हैं, यहाँ पे भत्ते ले रहे हैं, तो वो और फिर जो बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी बढ़ रही है, उस वजह से सीपेक को थ्रेट होता है। तो चाइनीज़ की नज़र में एक ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए जो, उन्होंने पाकिस्तान को क्लियरली नहीं कहा कि आप ये आर्मी चीफ लगाएं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर अपनी कहीं ना कहीं मंशा का इजहार किया कि जो पाकिस्तान में दाखिली तौर पे सिक्योरिटी में स्टेबिलिटी लाए और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। तो फिर यानी कि वो भी एक ऐसा आर्मी चीफ चाह रहे हैं जो दहशतगर्दी से जंग से लड़ने का एक्सपीरियंस रखता हो। तो उसमें अगर आप देखा जाए, वैसे तो सभी जनरल्स काबिल हैं, लेकिन उसमें फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट नुमान परवेज़ ऐसे हैं जो मिलिटेंसी से लड़ने का और इस चीज़ों को देखने का, क्योंकि ज़रबे जब चल रहा था तो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो थे वो आप कहने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे राहील शरीफ साहब के, जो अपना जो उनका टीम थी आर्मी हाउस में, आर्मी सेक्रेटरीट में, उसके वो लीड ब्रिगेडियर थे। तो वो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे सारा देखा है, कोऑर्डिनेशन सब कुछ देखा है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन हम ये एक चीज़ समझते हैं कि अब देखिए लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, बहुत अच्छी प्रोफाइल है उनकी, आप अगर उनकी प्रोफाइल पढ़ें। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर भी अच्छे काबिल जनरल हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं। लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास भी हम आपको बता रहे हैं कितने काबिल हैं। लेफ्टिनेंट नुमान परवेज़ का भी हमने बताया कि वो भी, उनका भी काउंटर टेररिज्म का है। फिर इसी तरह लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं, वो भी यकीन लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचे हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस होगा। लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर हैं, वो भी बड़े काबिल जनरल हैं। हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत को, ये हमारी तजवीज़ है, कोई हम असरअंदाज नहीं हो रहे। मैं तो किसी भी एक जनरल को सपोर्ट नहीं कर रहा कि फलां जनरल बन जाना तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये मियाँ नवाज शरीफ ने इससे पहले कितने आर्मी चीफ्स लगाए हैं, बड़े ढूंढ के सोच समझ के लगाए, एंड में क्या हुआ? ठीक, तो ये हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर कैप्टन सफदर को भी आर्मी चीफ लगा देंगे ना, तो वो भी उनके साथ वही करेगा जो पिछले आर्मी चीफ ने किया हुआ है। तो आप लोग अपना बंदा ढूंढना छोड़ दें, और इस नजर से भी आर्मी चीफ मत ढूंढे कि ये एंटी पीटीआई या एंटी इमरान हो सकता है तो इसको आर्मी चीफ लगा दो। वो जिस दिन आर्मी चीफ बनेगा वो अपने इदारे का आर्मी चीफ होगा, वो किसी प्राइम मिनिस्टर का आर्मी चीफ नहीं होगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आर्मी चीफ नहीं होगा। आप सिर्फ ये देखें कि ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम आपके सामने आएंगे, इनके क्रेडेंशियल्स देखें, इनमें देखें जिसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, जो ज़्यादा अच्छा लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको आर्मी चीफ लगाएं। ला खैर सल्ला, मुल्क आगे चले, और देखें फिर क्या होता है। जो होनी होगी हमारे साथ भुगत लेंगे, आगे इतनी भुगती हैं तो भुगत लेंगे, लेकिन आप कम अज़ कम सिर्फ मेरिट देखें उस आर्मी चीफ बनने वाले कैंडिडेट के। आप ख्यालात मत देखें कि सियासत के बारे में क्या है और सियासी जमातों के बारे में क्या है। आप सिर्फ उसके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स देखें कि वो बतौर आर्मी चीफ क्या कर सकता है। हमको आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।